हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र। और कल अपनों ने डिस्कस किया था उसकी अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र और अपने को कितना प्राप्त हुआ था उसकी अक्ष रेखा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र 2 Kp अपॉन में r3। आज अपने ज्ञात करेंगे उसकी निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र किसी द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले मान लिया एक द्विध्रुव बनाते हैं अपने पास। ये माइनस क्यू आवेश किसी ए पॉइंट पर स्थित है और प्लस क्यू आवेश किसी बी पॉइंट पर स्थित है और इनके बीच की दूरी कितनी है 2a। ये मैंने कोई विद्युत द्विध्रुव बना लिया। सबसे पहले अपने देखिए निरक्ष रेखा क्या होती है। तो किसी भी द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से, किसी भी द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से अगर मैं उसके अंदर पर एक लंबवत रेखा खींच दूं तो अपने पास वो क्या रेखा बनेगी, निरक्ष रेखा बनती है। तो इस निरक्ष रेखा पर मेरे को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लिया इसके अंदर से कोई r दूरी पर एक पॉइंट स्थित है q। इस q पर मेरे को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस द्विध्रुव के कारण और इस निरक्ष रेखा पर। तो अपने को पता है इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस क्यू बिंदु पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा, इस प्लस क्यू आवेश के कारण भी इस क्यू पॉइंट पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण अपने को पता है जो विद्युत क्षेत्र कहां होता है, बाहर की तरफ होता है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस क्यू पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कहां होगा, बाहर की तरफ। उसको मान लिया मैंने E1। इस माइनस क्यू आवेश के कारण भी इस पी क्यू पॉइंट पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा, वो मान लिया मेरे पास कितना है E2। अब अपने को पता है ये केंद्र बिंदु है तो ए ओ की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी ए और ओ बी की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी ए। तो सबसे पहले अपने देखेंगे इस प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब इसके बीच की दूरी। तो ये दूरी निकालनी पड़ेगी, अपने पाइथागोरस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपने क्या पता होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल है तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कितना आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पे, रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। सिमिलरली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए क्यू की वैल्यू भी रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, क्यू बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा E1। और E1 की वैल्यू कितनी होगी कि बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो के क्यू, क्यों क्यू अपने मैग्नीट्यूड के रूप में लेके चलते हैं, अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब बीच की दूरी कितनी है, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या होती है, बी से क्यू की तरफ, क्योंकि बी से क्यू मतलब बाहर की तरफ जा रहा है ना, क्यू से बी से क्यू की तरफ। तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बी से क्यू की तरफ। इसको इक्वेशन नंबर दे दी फर्स्ट। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण क्यू बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, क्यू बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो E2 कितना हो जाएगा, वही के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, किसी बिंदु आवेश के कारण के क्यू, बीच की डिस्टेंस कितनी है, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन देखो क्या है, क्यू से ए की तरफ, क्यू से ए की तरफ। तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, क्यू से ए की तरफ। अब एक बात देखो, इक्वेशन फर्स्ट और जो इक्वेशन सेकंड है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो E1 की डायरेक्शन वो बी से क्यू की तरफ है, जो E2 की डायरेक्शन क्यू से ए की तरफ। मतलब जो E1 और E2 है परिमाण में तो क्या है, समान है, परंतु दिशा में क्या है, अलग अलग है। तो परिमाण रूप में दोनों E1 और E2 आपस में क्या होंगे,
बराबर होंगे। मतलब E1 और E2 परिमाण में तो क्या है, लिख देता हूं मैं यहां पे, E1 व E2 परिमाण में क्या है, समान, और दिशा में क्या है, विपरीत है। अब क्या करेंगे, इस Q पॉइंट पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए E1 और E2 को अपन क्या करना पड़ेगा, घटकों में वियोजित करना पड़ेगा। तो एक घटक तो होता है Q पॉइंट पर अपन ले लिया क्षैतिज घटक, और एक ले लिया लंबवत घटक, क्योंकि ये भी लंबवत है और ये भी लंबवत है। तो सबसे पहले मानिए ये एंगल मेरे पास क्या है, थीटा। तो E2 के लिए ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। क्यों, जेड की आकृति बन रही है, एकांतर कोण है। तो सबसे पहले E2 को अपने कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं कि अपने को जिस डायरेक्शन में थीटा होता है उस डायरेक्शन में कौन सा घटक होता है, कोस थीटा। तो E2 कोस थीटा, और इसके लंबवत कौन सा हो जाएगा, E2 साइन थीटा। तो सब उसके बाद अपने E1 को करेंगे। तो E1 के लिए अपने को ये एंगल पता होना चाहिए, सममिति से ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों, संगत कोण। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही साइड मतलब थीटा थीटा एंगल में, तो वो क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो वही बात, E1 के लिए जिस डायरेक्शन में थीटा है तो उस डायरेक्शन में कोस थीटा, E1 कोस थीटा और E1 साइन थीटा। अब देखो E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा एक ही डायरेक्शन में है, और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों क्या अलग अलग, मतलब विपरीत दिशा में होने के कारण ये एक दूसरे को प्रभाव को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जो Q पॉइंट पर परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा, जो Q पॉइंट पर परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो इन दोनों घटकों के योग के बराबर आएगा। तो मैं एक बार रफ कर देता हूं, इस साइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। हाँ जी, दोबारा बता, जो Q पॉइंट पर परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा E, वो क्या होगा, इन दोनों घटकों के योग के बराबर होगा। E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। और अपने को पता है जो E1 और E2 का परिमाण दोनों का आपस में क्या है, बराबर है। E1 और E2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या आ जाएगा, E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा, तो 2E1 कोस थीटा। तो अपने को पता है जो E की वैल्यू है वो कितनी है, KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर कोस थीटा। E की वैल्यू, E1 की वैल्यू अपने निकाल सकते हैं, E1 और E2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अब देखो अपने को वैल्यू निकालनी है कोस थीटा की, तो या तो AOQ त्रिभुज से निकाल लो या BOQ त्रिभुज से निकालो। तो मैं AOQ त्रिभुज से निकालू, त्रिभुज AOQ से किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा की। और कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो देखते हैं आधारों कर्ण कहां बनेंगे। अपने को पता है इस त्रिभुज में कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री के। सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कर्ण की। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ये क्या रहेगा, आधार। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, A अपॉन में रूट में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। नोट कर लो एक बार यहां तक। तो अपने पास जो E की वैल्यू बनेगी 2KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। डॉट में कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, A रूट में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। तो E इक्वल्स टू KQ इंटू 2A। मैंने 2 को A के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अपॉन में देखो एक तो ये और आधा ये कितना हो गया, 3 अपॉन में 2। तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 3 अपॉन में 2। और अपने को पता है Q इंटू 2A क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अपने को पता है P इक्वल्स टू क्या होता है, Q डॉट में 2A। तो यहां पे E की वैल्यू एक बार मैं इधर लिख रहा हूं, तो E की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, देखो K Q इंटू 2A कितना हो जाएगा, P अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3 अपॉन में 2। यहां पे लिख दो P इक्वल्स होता है Q इंटू 2A। तो E इक्वल्स टू KP अपॉन में
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो जो आर और ए की अगर कंपैरिजन करें, आर और ए की अगर अपने तुलना करें, तो जो ए है आर की तुलना में बहुत कम मान सकते हैं, तो जो आर स्क्वायर होगा ए से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर तो कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू के पी अपॉन में, अगर ए स्क्वायर को नगण्य मान लिया तो कितना रह गया, आर स्क्वायर की पावर 3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। E की वैल्यू कितनी आएगी, के पी अपॉन में आर क्यू। यहां पे E क्या है, क्यू पॉइंट पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, और P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर इसको मैं सदिश रूप में लिखूं, सदिश रूप में क्या होगा, E सदिश बराबर माइनस के पी सदिश अपॉन में आर क्यूब। अभी आपको चक्कर आने लगेगा कि ये माइनस कहां से आ गया, सर ने ऊपर तो लगाया, नीचे माइनस कहां से आ गया। तो यहां समझाऊंगा, देखो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां आई थी अपने पास, इस डायरेक्शन में, तो दोनों का जो सम था वही क्या बता रहा था, क्यू पॉइंट पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, और उस सम की डायरेक्शन क्या थी, इधर। और अपने को पता है जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, मतलब ई इस डायरेक्शन में और पी कहां है, इस डायरेक्शन में। तो ये माइनस चिन्ह बता रहे हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। यह था अपने पास किसी निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बात हो, अपने को पता है कि जो अपनों ने अक्ष पर, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र निकाला था कितना था, 2kp अपॉन में आर क्यूब, और अभी निरक्ष पर कितना आया है, kp अपॉन में आर क्यूब। तो अक्ष और निरक्ष में एक रिलेशन होता है कि ई अक्ष बराबर क्या लिखता हूं मैं, 2e निरक्ष। तो अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्ष की क्या होती है, 2 गुनी होती है। यह था अपने पास निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थैंक यू।